नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज़ रफ्तार मीडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। आइए शुरुआत करते हैं आज की अहम खबरों की। राजधानी जयपुर मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा की 41 प्रत्याशी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें कई प्रत्याशियों के टिकट कट गए हैं। वहीं भाजपा की इस लिस्ट के बाद बगावत और तेज नजर आ रही है। जिन पुराने कद्दावर नेताओं के टिकट काटे गए हैं, वहां से अब विरोध की आग की लपटें केंद्र सरकार तक पहुंच रही है, जिसमें झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से मंत्री और विधायक रहे राजपाल सिंह शेखावत के समर्थकों ने आज वैशाली नगर में एक मीटिंग आयोजित की, जिसमें भारी विरोध देखने को मिला। समर्थकों का कहना है कि राजपाल सिंह शेखावत को टिकट नहीं दिए जाने पर हम भाजपा मुख्यालय जाकर टिकट की मांग करेंगे। साथ ही राजपाल सिंह शेखावत को झोटवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी से टिकट प्रत्याशी बनाया जाए। इसके बाद राजपाल सिंह शेखावत के हजारों समर्थक भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं आपको बता दें कि झोटवाड़ा से पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं अब झोटवाड़ा सीट बगावत की नज़र में और बगावत की आग की लपटों में नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ ये बगावत क्या चुनावी समीकरण बदल पाएगी, आने वाली तस्वीरें बताएगी। हाँ, ऐसा है जैसा कि कल भाजपा की एक पहली लिस्ट आउट हुई है, उसमें झोटवाड़ा से राजपाल सिंह जी, जो कि हमारे शायद 5 चुनाव वो लड़ चुके हैं और 3 बार विजयी भी रहे हैं। और मैं कहूँ कि झोटवाड़ा विधानसभा, उससे पहले वो बनी पार्क में थे, बनी पार्क से लेके झोटवाड़ा विधानसभा के एक एक कार्यकर्ता का वो नाम जानते, एक आज हजारों की भीड़ में किसी को नाम से बुला लेंगे वो, है ना। और उनको देख के, उनसे सीख के कई कार्यकर्ता नेता बन गए हैं। आज मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मैंने भी जब पद संभाला उसके बाद से मैंने इनको ही सुना है। इवन पद तो बाद में मिला, जब से मैं पार्टी में आने लगी हूँ मैं इनको ही सुना है और इनसे ही बहुत कुछ सीखा है। ये जैसे जैसे बताते कि आपका नाम बताइए। मेरा नाम अनुराग सिसोदिया है और आज हम लोग इकट्ठे इसलिए हुए थे क्योंकि राजपाल सिंह जी को टिकट नहीं मिला। हम सब कार्यकर्ताओं के बीच में राजपाल सिंह जी बहुत ही लोकप्रिय है और हम चाहते हैं कि उनको यहीं से है ना टिकट मिले। राजवर्धन जी के भी साथ है, पर उनके साथ हम इतने सालों से काम कर रहे हैं राजपाल जी के साथ, तो हम चाहते हैं कि उन्हीं को टिकट मिले। इसीलिए हमारी मीटिंग हुई थी और हमको थोड़ा रोष भी है कि राजपाल सिंह जी का टिकट काटा। अनुराग सिसोदिया। कोई पार्षद नाम नीता है। मतलब राजपाल सिंह जी को हम बहुत सालों से जानते हैं, उनके साथ जो हुआ है हमें थोड़ा सा उसका अफसोस हो रहा है। राज्यवर्धन जी को जो कहा संतोष जी ने कि उनको कहीं भी दूसरी सीट से लड़ाया जा सकता है, जहाँ पे भाजपा थोड़ी कमज़ोर है, कहीं है, वहाँ पे वो कहीं भी जाएंगे तो वो जीत जाएंगे। यही सीट क्यों दे रहे हैं उनको? यहाँ पे तो मतलब राजपाल सिंह जी का पूरा है ही वर्चस्व, उन्हें मिले तो ज़्यादा अच्छा होगा। शर्मा हूँ, गांधी पथ से वैशाली से बोल रही हूँ। 2008 से हम राजपाल जी को जानते हैं। उन्होंने अच्छे काम किए हैं, बहुत सुविधाएं दी हैं। वो गरीब को, अमीर को, सबको एक समान समझते हैं। उन्होंने सींचा है, हर तरीके से उन्होंने सबका काम किया है। हमारी यही विनती है कि उनको टिकट दिया जाए। खबर दूदू से। विधायक बाबूलाल नागर ने फिर उड़ाई आचार संहिता की धज्जियां। विधायक बाबूलाल नागर के जन्मदिन कार्यक्रम में स्कूली बच्चे और नरेगा श्रमिकों की भीड़ जुटाई गई। नरेगा कार्मिकों को कार्यस्थल से बसों के द्वारा कार्यस्थल तक पहुंचाया गया। कार्यकर्ताओं के द्वारा सबसे ज़्यादा नरेगा के श्रमिक और स्कूली बच्चे भी नजर आए। प्रेम मैरिज गार्डन में बाबूलाल नागर ने अपना जन्मदिन मनाया, तो वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं में रोष के साथ साथ जयपुर निर्वाचन अधिकारी को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिकायत सौंपी। जी, मैं अर्जुन गुजर, गांव मरवा। मैं एक छात्र हूँ, कक्षा 10 में पढ़ने वाला विद्यार्थी हूँ। पहले मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन वहाँ पे बाबूलाल जी नागर ने हमारे स्कूल को राजीव गांधी, महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल बना दिया है। मैं वहाँ से हूँ और हमें हमारे बाबूलाल जी नागर ने बसें भेजकर हमें मंगवाया है वहाँ से। और हमें अजमेर जिला मुख्यालय पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर खुद को उत्तीर्ण बताने वाला अभ्यर्थी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सिविल लाइन थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि लोक सेवा आयोग की ओर से शिकायत मिली थी कि एक अभ्यर्थी फर्जी दस्तावेज लेकर सत्यापन के लिए आरपीएससी कार्यालय अजमेर आया है, जिस पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू की गई। प्राथमिक जाँच में सामने आया कि अभ्यर्थी पहले ही परीक्षा में फेल हो चुका है, जिसने 30 जनवरी को वरिष्ठ अध्यापक गणित की परीक्षा दी थी। उसने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए दूसरे अभ्यर्थी के रोल नंबर से छेड़छाड़ की।
वहीं आरपीएससी के एक लेटर में भी छेड़छाड़ कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर सत्यापन के लिए आरपीएससी कार्यालय पहुंच गया। सत्यापन के दौरान दस्तावेज फर्जी पाए गए। सिविल थाना लाइन पुलिस ने मामला दर्ज कर अलवर के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र निवासी अभ्यर्थी राहिल को गिरफ्तार किया। एक राहिल अहमद सनो बदरुद्दीन, ये मौजपुर पुलिस थाना लक्ष्मणगढ़ अलवर का रहने वाला है। इसने सीनियर टीचर मैथमेटिक्स के स्कूल टीचर के लिए एग्ज़ाम दिया था जनवरी 23 में, और ये फेल हो गया था। तो इसने क्या किया है कि जो कैंडिडेट पास हो गया था उस कैंडिडेट के रोल नंबर चेंज किए, और यहाँ से जो एक ऑफर लेटर जाता है, जो काउंसलिंग के लिए लेटर जाता है, उसमें भी चेंज किए। और कल ये आरपीएससी में आ गया कि साहब मैं पास हुआ हूँ, ये मेरे रोल नंबर है और मुझे अपॉइंटमेंट दो। तो जब पहले तो उन्होंने शक जाहिर की, लेकिन उसके बाद में इसने बार बार कहा कि साहब मैं पास हुआ हूँ, कैंडिडेट हूँ, और एक प्रार्थना पत्र लेके और दस्तावेज लेके पेश हुआ, जिसकी जांच करने पर वो फर्जी पाया गया, वो एग्ज़ाम में पास ही नहीं हुआ था। इस तरह से इसने जो दस्तावेज हैं, कूट रचित दस्तावेज बना के और पेश किए हैं, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कल इसको अरेस्ट किया, न्यायालय में पेश किया। क्यों किया इसने? अब ये तो कह रहा है कि साहब मैं फेल हो रहा था तो मेरे को माँ बाप को दिखाना था, या साथ वाले सब पास हो रहे थे, तो प्रथम दृष्टि से तो यही लग रहा है कि पास होने के लिए या लोगों को बताने के लिए कि देखो मेरा रिजल्ट अच्छा है, इसके लिए इसने किया। सर ये कौन है, वो कहाँ का है? ये राहिल है, राहिल स्नो बदरुद्दीन, इसका गांव मौजपुर, पुलिस थाना लक्ष्मणगढ़, अलवर का निवासी है। बीकानेर जिला मुख्यालय पर राज्यसभा सांसद व राजस्थान कांग्रेस सह प्रभारी रंजित रंजन बीकानेर पहुंची, जहां उन्होंने होटल गंगा महल में पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात की तथा ब्लॉक अध्यक्ष व टिकट उम्मीदवारों से 1-to-1 मुलाकात कर फीडबैक लिया। रंजन के दौरान ये टिकट उम्मीदवारों के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस फीडबैक के बाद संभावना है कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी। ऐसे में पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच अपना बायोडाटा रंजन को देने के लिए होड़ सी मस्ती नजर आई। हालांकि इस दौरान रंजन ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। संभावना जताई जा रही है कि वे पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देखिए, फीडबैक तो पार्टी का फीडबैक है, वो आपको नहीं बता सकते, पर हम लोग की पूरी टीम बनी हुई है। आज कोऑर्डिनेटर मैं आज बीकानेर में हूँ, कल नागौर में थी, कल गंगानगर जा रही हूँ। तो हम लोग को जिम्मेदारी मिली है और मेन प्रयास है पार्टी का कि हम लोग पूरे मजबूत, अच्छे और जो लोगों के बीच रहते हों, प्रभावित करते हों, लोगों के साथ जुड़े हुए हों और पार्टी को जीत दिलाएं। तो उसके लिए हम लोग अच्छे से फीडबैक ले रहे हैं, जिसमें जो प्रत्याशी बनना चाहते हैं वो भी हैं, जो पहले थे वो भी हैं, जो राय दे रहे हैं वो भी है, और जो एहसास हो रहा है वो ये है कि हम काफ़ी मजबूत हैं और बढ़िया कैंडिडेट हम लोग का चुनाव होगा। और निश्चित तौर से जो माहौल दिख रहा है उस पर हमारी प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बाद से पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। जयपुर रेंज आईजी उमेश दत्ता पहुंचे कोटपुतली बेरोड एसपी कार्यालय। आचार संहिता लगने के बाद हरियाणा बॉर्डर पर निगरानी रखने के बाबत समीक्षा बैठक की। आचार संहिता का पालन करने सहित विधानसभा चुनाव पर सभी बिंदुओं पर बैठक की गई। एसपी कार्यालय के सभी पुलिस अधिकारी व कलेक्टर मौजूद रहे। चुनाव के मद्देनजर अस्थायी चौकियां बनाई जाएगी। बाहर से आने वाले हर एक वाहनों पर जो है वो विशेष नजर रहेगी। अवैध गतिविधि व भस्मादों की आवाजाही पर लगाई पूर्ण तरीके से पाबंदी जाएगी। अवैध गतिविधि पाए जाने पर होगी सख्त कार्रवाई। कोटपुतली आदर्श आचार संहिता लगने के बाद पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी एक्शन मोड में आ गए हैं। आईजी उमेश दत्ता ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लगते ही उसकी पालना के लिए स्टेट बॉर्डर लगने वाली सभी जगहों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। जैसा आपने ही कहा, आचार संहिता से जुड़े हुए पहलू जो थे वही मैं कलेक्टर साहब, एसपी साहब से उनको उनकी अक्षर अक्षर पालना करवाने हेतु जो समयोजित कार्रवाई है, एक तो वो मेजर पहलू है। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि कोटपुतली बहरोड जो जिला है वो सामायिक दृष्टि से, स्ट्रेटेजिक दृष्टि से अति इम्पोर्टेंट, अति संवेदनशील है। तो उसको लेकर जो समग्र चीजें हैं, बेशक वो निरोधात्मक कार्रवाई हो, अपराधियों की धरपकड़ हो, साथ में जो मादक द्रव्य या अन्य जो चीजें हैं उन सभी के परिप्रेक्ष्य में कारगर कार्रवाई करना, साथ में जो इंटरस्टेट बॉर्डर है उस पे कारगर नाकाबंदियां रखनी, उनके
वहां पर कारगर कार्रवाई का होना, ये समग्र पहलू जो हैं उनको अभी मैंने डिस्कस भी किया। अभी कुछ फील्ड यूनिट्स को भी विजिट करेंगे ताकि इसमें एक नई गतिशीलता लाई जा सके इस समग्र एक्सरसाइज में। तो ये सारे के सारे पहलू हैं जो ध्यान में है। देखिए, इसको बहुत सारे इसके अंदर इंटरवेंशंस किए गए हैं। एक तो जमीन के ऊपर नए दस्ते तैनात किए गए हैं मौजूदा के अलावा। उसके साथ साथ जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं वो भी अमल में लाए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरीके की जो यहाँ पर अवांछनीय गतिविधि है, जो कि किसी भी रूप में इस इलाके में, बेशक वो मादक द्रव्यों से जुड़ी हुई हो, बेशक वो कैश से जुड़ी हुई हो, या अन्य जो भी कोई चीजें हैं जो कि किसी भी तरीके से इस इलाके को प्रभावित करती हों, उन सभी के ऊपर प्रभावी कार्रवाई। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के साथ ही प्रशासन अलर्ट हो गया है। उसके तहत चुनाव को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने को लेकर डीडवाना में निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर आचार संहिता के बारे में जानकारी दी। साथ ही आचार संहिता के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई के बारे में भी बताया। इस बैठक में निर्वाचन अधिकारी जीतू कुलहरे ने कहा कि चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व पारदर्शी ढंग से संपन्न कराए जाने सभी राजनीतिक दलों का सहयोग अपेक्षित है। इसके लिए सभी दलों को निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की पालना करनी होगी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल और उनके उम्मीदवारों के द्वारा निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित व्यय सीमा से अधिक खर्च नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति द्वारा राजनीतिक दल प्रत्याशी के अनुमति के बिना उसके पक्ष में निर्वाचन विज्ञापन के संबंधी प्रचार प्रसार सामग्री प्रकाशित नहीं की जाएगी। आदर्श आचार संहिता चुनाव आयोग ने सभी के लिए एक कंडक्ट, अपना बिहेवियर कैसे हो चुनाव के दौरान, उसके लिए सभी व्यक्तियों के लिए ये निर्धारित की है, जिसमें हमने आदर्श आचार संहिता की पालना को लेकर जो 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे में पालना होनी चाहिए, उसमें 24 घंटे के अंदर सभी जो सरकारी संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट जो परिसर हैं, उनसे सारे बैनर, पोस्टर और होर्डिंग है वो हट जाने चाहिए। वो हमने हटा दिए हैं। 48 घंटे में कोई भी पब्लिक प्लेसेस से ये सब हट जाने चाहिए और साथ ही 72 घंटे में प्राइवेट प्रॉपर्टीज से ये सब होर्डिंग, पोस्टर, बैनर सब वो हट जाने चाहिए। उसके लिए हमारी टीम है वो सब तैनात है। और साथ ही इसमें जो भी चुनाव प्रचार इस दौरान किया जाएगा पॉलिटिकल पार्टीज़ द्वारा, उनके भी इसमें आचरण नियम आचार संहिता के तहत निर्धारित किए गए हैं, जिसमें उनके द्वारा कोई भी रैली, जुलूस, जनसभा है या कोई रोड शो है, उसकी पूर्व में परमिशन है वो ज़रूरी होगी। परमिशन के बाद ही उनको इसका आयोजन का है वो अनुमति होगा। अगर इन सब का पालना नहीं किया जाता है तो चुनाव आयोग ने आईपीसी की धाराओं और जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है उनकी बहुत सारी धाराओं के तहत इसमें विभिन्न तरीके से पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाती है, एफआईआर भी दर्ज होती है और इसमें प्रॉपर कार्रवाई के तहत कई कैंडिडेट्स को कई बार इसमें चुनाव से भी डीबार किया गया है। तो सभी से आग्रह है कि चुनाव की आचार संहिता है उसका अक्षर से पालना करें ताकि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव है वो करवाए जा सकें। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।